पुलिसिंग, क्राइम, पनिशमेंट, लॉ एंड ऑर्डर। जब हम इन शब्दों के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने आ जाता है एक पुलिस अफसर और उसकी खाकी वर्दी। मगर इस वर्दी का एक आम आदमी के साथ क्या रिश्ता है, सामाजिक समस्याओं से क्या रिश्ता है, आइए जानते हैं एक युवा पुलिस अफसर श्री हरि नारायणाचार्य मिश्र से। हरि नारायण जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पुलिस का, इस खाकी वर्दी का सामाजिक समस्याओं से क्या रिश्ता है? जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक विघटन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, सांस्कृतिक परिवर्तन हो या बेरोजगारी ले लें, बाल श्रम हो, जो भी सामाजिक चुनौतियां हैं, पुलिस उनसे तटस्थ भाव से नहीं रह सकती। पुलिस को उन समस्याओं को एक सक्रिय तौर पे देखना होगा और उनके परिणामों के बारे में सोचना होगा। अगर कोई समस्याएं पैदा होती हैं तो या तो एक्टिव पुलिसिंग के माध्यम से या उन समस्याओं के आने के पहले प्रोएक्टिव पुलिसिंग के माध्यम से उन समस्याओं से, चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। पुलिस का जो इंटरफेस है, जो रोल है सोसाइटी से, वो भी बदल रहा है। पहले तो कोई प्रॉब्लम होती थी या दिक्कत हो जाती थी, फिर पुलिस के पास जाया जाता था या पुलिस तब आती थी। मगर अब प्रिवेंशन में भी पुलिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। कई समस्याओं को महसूस करके, उनके सामाजिक पहलू को देखते हुए अगर हम पहले से उसकी तैयारी करें, उन समस्याओं से अगर दो चार हों, उन समस्याओं के सामाजिक पहलू की विश्लेषण करके सही तैयारी करें तो उनको बहुत पहले समाप्त किया जा सकता है। कहने का, अगर बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, कोई छात्र आंदोलन जैसी समस्याएं हैं, बाल श्रम जैसी समस्याएं हैं, ये सही मायने में सामाजिक समस्याएं हैं। या सामाजिक विघटन हो रहे हैं, सामाजिक विघटन से बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं, लेकिन उसके जो परिणाम आ रहे हैं, उसके जो प्रभाव आ रहे हैं, पुलिस उसके प्रति अलग नहीं रह सकती, तटस्थ नहीं रह सकती। इसलिए पुलिस की भूमिका सामाजिक परिवर्तनों के प्रति एक जिम्मेदार प्रहरी की बनती है और उन पर नजर रख के उनके अनुरूप अपने को ढालने की चुनौती भी पुलिस के पास सामने रहती है। आपने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं सामाजिक समस्याओं को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए और उनके बाद उनके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए, तो इसके बारे में कुछ शेयर करेंगे? पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण समस्या आई जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में देखें तो पिछले 20-25 वर्षों में सुसाइड जैसी समस्याएं हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। इसमें अगर हम भारत का जिक्र करें तो भारत में पिछले 30 वर्षों में लगभग 40% की दर से समस्या बढ़ी है। भारत में 15 वर्ष से 44 वर्ष के बीच के जो युवा हैं, उनके जीवन के अंत होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा एक्सीडेंट, होमिसाइड के बाद तीसरा सबसे बड़ा नाम सुसाइड है, जो कि लोगों की जान लेती है। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर 10 से 19 वर्ष के बच्चों के बीच में, तो ये सबसे बड़ा कारण है आज हिंदुस्तान में। वर्ल्ड लेवल पे भी इस समस्या में बढ़ी है, लेकिन अगर हम गुणात्मक तुलना करें तो भारत में जो होने वाले इसके जो परिवर्तन है, भारत में होने वाले जो प्रभाव हैं, वो इसके युवा वर्ग पे सबसे ज़्यादा है। 15 से 44 वर्ग के जो युवा वर्ग है, और भारत दुनिया के सबसे युवा आबादी वाला देश है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है, एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है और इस दिशा में काफ़ी प्रयास हुए हैं और इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। आपने और आपकी टीम ने ये संजीवनी का जो इनिशिएटिव शुरू किया है, इसको बहुत आई थिंक सक्सेस भी मिला है और काफ़ी मीडिया कवरेज भी मिली है। तो मीडिया का रोल उस पर आने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं नॉर्मली कि यंग पीपल, युवा सुसाइड की तरफ जाते हैं? जो सामाजिक विघटन हुए हैं वो इसके प्रति सबसे बड़ा कारण है। पहले एक संयुक्त परिवार में लोग रहते थे, समस्याएं होती थी, साझा कर लेते थे। कहीं ना कहीं वो सामाजिक जो परिवर्तन के कारण वो चीज़ें टूटी हैं, कहीं ना कहीं वो बंधन कमज़ोर हुआ है। वो इस समस्या की सबसे बड़े वजह के रूप में सामने आया है। इसके अलावा जो वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में संतुलन स्थापित ना हो पाना। फिर उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति के हो सकता है फेसबुक में 5000 फ्रेंड हों, लेकिन हो सकता है उसके घर में पत्नी से बातचीत बंद हो सकता है उसकी फेसबुक अकाउंट में बहुत सारे लाइक्स आते हों, लेकिन हो सकता है आसपास के लोग उसको डिसलाइक करते हों। हो सकता है हम गूगल के माध्यम से दुनिया के हर चीज़ को सर्च कर लें, हर चीज़ के बारे में जानकारी रखते हों, लेकिन हमें अपने पड़ोसी के बारे में जानकारी नहीं होती। तो यह जो अंतर होता है जो वर्चुअल वर्ल्ड का और जो हमारा जो रियल वर्ल्ड है, जिसमें हम रोज जिससे दो चार होते हैं, रोज जिसकी समस्याओं से हम, जिनसे लोगों से हमारा साबका पड़ता है, इसके बीच में एक संतुलन होना जरूरी है। अगर वह संतुलन जहाँ बिगड़ता है, और ऐसे में जब कोई पतली घड़ी आती है, ऐसी घड़ी आती है जब आदमी कमजोर महसूस करता है, भावनात्मक रूप से अकेला पड़ जाता है, ऐसे में कहीं ना कहीं इस सामाजिक व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो उससे संतुलन न बिठा पाने के कारण अवसाद में चला जाता है, और वह अवसाद अंततः इस तरह की समस्या का कारण बनती है।
अगर आप किसी परिवार को बोलो, बाकी सदस्यों को, कि इन चीज़ों के लिए ज़रा ध्यान बरतिएगा, ऐसे साइंस आपको मिलते हैं, तो हो सकता है कि आपके परिवार में कोई अकेला पड़ रहा है और सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ सकती हैं, तो कौन से वो ध्यान रखने होंगे? एक आम आदमी जब एक समान व्यवहार करता है, जब इस तरह के डिप्रेशन में जाता है, तनाव में जाता है, तो वो अकेला रहना शुरू कर देता है, लोगों से बात करना कम कर देता है, सामाजिक रूप से कटने लगता है, वो लोगों को पसंद नहीं करता। और हमारे सामाजिक एक विडंबना जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा जी, अगर किसी को सरदर्द हो, किसी को बुखार हो, किसी को और कोई समस्या हो, हम तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जी। लेकिन अगर कोई अवसाद में है, डिप्रेशन में है, तो उसको हम बीमारी नहीं मानते, उसको हम इग्नोर करते हैं। और एक सामाजिक एक कहीं ना कहीं एक कुंठा है मन में कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो स्टिग्मा लग जाता है। स्टिग्मा कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये पागल है, इस तरह की एक वजह एक दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, जिसकी वजह से, जिसके भय से व्यक्ति जाने से बचता है। और अगर हम देखें तो इसी कारण से प्रारंभिक अवस्था में हम इलाज नहीं कराते और अंततः जब ये समस्या बड़ी हो जाती है दूसरी बीमारियों की तरह, तब इस तरह की घटना, इस तरह की समस्या अचानक पैदा होती है। इसका मतलब है किसी का व्यवहार अपने परिवारों या मित्रों के साथ बदल रहा है, वो अकेला रहना चाहता है, तो उससे बात करने की कोशिश करें, उससे सुने उसकी बात। उसकी जो क्रिएटिविटी है, अगर वो पेंटिंग करता है, कोई बागवानी करता है, कहीं कोई गीत गाता है, उसको प्रोत्साहित करें कि करे। अगर कुछ नहीं, अगर वो चीज़ों को लिख सकता है, उससे भी काफ़ी हमारे अंदर की बातें निकल जाती हैं। और डायरी लिखना शुरू कर दे, उसकी अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाए, उससे हम संवाद, अगर वो भागने की कोशिश करे, उसको हम सुने, उसको बैठाएं, उसके मन को टटोलें। इससे कहीं ना कहीं अंदर की जो भाव शून्यता है, जो कहीं ना कहीं अंदर का जो अकेलापन है, तो नीरवता है, उन सब चीज़ों से वो दूर निकलेगा और निश्चित तौर पे हम समस्या से उसको बाहर ले पाएंगे। अगर समस्या ज़्यादा है तो उसमें ड्रग थेरेपी ले जानी पड़ेगी, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ सकता है, काउंसलिंग के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। लेकिन अगर शुरुआती दौर में अगर पारिवारिक सदस्य ही ध्यान दें, उसको अकेला ना छोड़ें, तो समस्या विकट नहीं होगी। आज हम अगर देखें तो बच्चे 10 से 19 साल के बच्चों में अभी अपने देश में सबसे बड़ी वजह सुसाइडल टेंडेंसी सबसे बड़ी वजह है। और जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो इससे 20 गुना ज़्यादा होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो अटेम्प्ट्स होते हैं, जो लोग बच जाते हैं, अगर हम एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो 2012 में 1,35,000 लोगों ने इस तरह की सुसाइड्स किए और अटेम्प्ट्स इससे 20,000 ज़्यादा थे। बच्चे जो होते हैं, जो पिछले साल जो देखेंगे, जो आर्थिक परिवर्तन जो हुए हैं, जो भी अर्थव्यवस्था में सामाजिक, इसके कारण महत्वाकांक्षाएँ बढ़ी हैं, लोगों की अपेक्षाएँ बढ़ी हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। अगर उस प्रतिस्पर्धा में कोई टिक नहीं पाता है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हम जीवन जीना बेकार है, कहीं ना कहीं वो अवसाद में चला जाता है और जो सामाजिक परिवर्तन कहीं ना कहीं हुए हैं उसमें वो अपने को अकेला महसूस करने लगता है और सही वक्त पर अगर उसको सहारा न मिला तो ऐसे घातक कदम व्यक्ति उठा लेता है। हरिनारायण जी, आपकी जो संजीवनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं, कुछ शेयर करेंगे? संजीवनी एक पुलिस की यूनिट है जो कि जिसके साथ कुछ डॉक्टर्स, कुछ समाजशास्त्री, कुछ मनोचिकित्सक, उनके 5-6 लोगों की एक टीम है पूरी, और वो पूरी काम करती है। एक टोल फ्री नंबर है हमारे पास नंबर हैं, बाकी नंबर हमारी पूरी पुलिस की टीम 24 घंटे बैठती है। उस पर जो कॉल्स आते हैं, उस कॉल के माध्यम से व्यक्ति को बुलाया जाता है, टाइम दिया जाता है, उसकी फिर काउंसलिंग कराई जाती है। समान तौर पर व्यक्ति ऐसे मामलों में अपनी पहचान को गोपनीय रखना चाहता है, लेकिन उसमें काउंसलिंग के बाद ऐसे लगभग 100 से ज़्यादा हमारे पास मामले हैं जिन पे लोग जो हैं मुख्य धारा में लौटे। आलंबन हेल्पलाइन भी सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ जन के लिए है जो अकेले रहते हैं या अन्य किसी प्रकार के जो विवाद हैं और भी जो वरिष्ठ जनों को समस्याएं आती हैं, उनके निराकरण के लिए आलंबन जो हेल्पलाइन है वो प्रारंभ की गई है। हेल्पलाइन 1253 चालू किया गया है। 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन है। टोल फ्री नंबर है 1253, जिसमें कोई भी किसी भी दुखी समय फ़ोन कर सकता है। एक अधीनस्थ सहायक हमारे अधिकारी ने, अधीनस्थ सहायक पुलिस अधिकारी ने एक दिन रात को 4 बजे हमें फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन करके बोला कि सर अंतिम नमस्कार, मैं अब जीवन जीना नहीं चाहता। मैं सोचा कि चूँकि आपने 1-2 बार हमारी मदद की थी, कभी मैं आपको बता दूं और इसके बाद मैं अपने को शूट कर लूँगा। मैंने कहा कि जीवन आपका है, आप इसके बारे में आप ही तय कर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। उनकी मनस्थिति को भांपते हुए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर आप कहते कि आप मत करिए या कुछ करिए तो व्यक्ति तुरंत उसमें डिसीजंस लेता है। फिर मुझे ख्याल आया कि 1 माह पहले जब वो आए थे तो उनकी काफ़ी अवसाद में थे। मैंने उन्हें समझाया था कि आप डॉक्टर से जाके मिले। उस दौरान उन्होंने बहुत सारी अपनी पारिवारिक समस्याओं को बताया।
अचानक वो बातें मेरे दिमाग में घूमी। मैंने कहा कि आप डिसाइड करिए, आप अपनी ज़िंदगी है, आप तय करें, वही अंतिम फैसला होगा। लेकिन आपके बच्चे का क्या हाल है? वो बच्चा जो दौड़ में बहुत अच्छा था, उन्होंने बच्चे के बारे में बताना शुरू किया। तो डाइवर्ट करा थोड़ा। फिर थोड़ी पारिवारिक जो भी समस्याएं मुझे मालूम थी, मैंने उसके बारे में जिक्र किया। लगभग 10 मिनट तक बात चलता रहा। फिर वो बोले कि सर हम रखते हैं फ़ोन। हमने कहा ठीक है, बड़ा डिसीजन है, आप थोड़ा सा एक बार टहल लें, सोच लें और फिर इसके बाद आप डिसाइड करें। और थोड़ी देर बाद उन्होंने किया, फ़ोन रखा। संयोग से उन्होंने उस दौरान इरादा बदल दिया। उस दौरान मैं जहाँ पदस्थ था वहाँ पे सुसाइड सबसे ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा थी संख्या। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आई कि अगर व्यक्ति को सही टाइम पे काउंसलिंग की जाए, सही टाइम पे उसे परामर्श दिया जाए, तो यह एक आवेग की तरह है। उसके मनोवेग में जो उतार चढ़ाव होते हैं, तो व्यक्ति को हम उससे बाहर ला सकते हैं। वो जो मानसिक द्वंद्व है, मानसिक आवेग है, उससे हम बाहर निकाल सकते हैं। और ऐसे में हमारे पास पश्चिमी देशों में तो हेल्पलाइंस हैं, हमारे पास हेल्पलाइन सामान्यतः नहीं है। और इस तरह की स्थिति को लाने के लिए एक सामाजिक जो परिवर्तन है, सोच में जो परिवर्तन है, उसकी भी आवश्यकता है। हर व्यक्ति जीना चाहता है। इसका उदाहरण है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड प्रयास करता है, आत्महत्या का प्रयास भी करता है, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जब उस बच जाता है, वो डॉक्टर से बार बार मिन्नतें करता है कि मुझे बचा लिया जाए। कहीं ना कहीं जीवन जीने की आस उसके अंदर है। कभी कभी कोई लोग फ़ोन भी करते हैं, जैसे आपने कहा, तो वो मदद की एक आवाज़ होती है। साइकोलॉजी की भाषा में कि सुसाइड इज़ द क्राइंग फॉर हेल्प। यस। मतलब अगर कोई अटेम्प्ट करता है, अगर कोई प्रयास करता है, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि व्यक्ति की जीवन में सबसे बुरी बात होती है उसके सपनों का समाप्त हो जाना, सपनों का बुझ जाना। आपने बात करी संजीवनी एज अ हेल्पलाइन फॉर सुसाइड पीपल हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट सुसाइड, और उनके लिए क्राई फॉर हेल्प सुनने के लिए। बट कहीं जो हम पूरी पुलिस फोर्स को देखें तो ये तो एक बहुत बड़ी हेल्पलाइन है आम आदमी के लिए, मगर आम आदमी के जहन में होता है कि पुलिस जो उसको मुसीबत से बचाएगी, कहीं हम पुलिस को अप्रोच करें तो मुसीबत में ना पड़ जाएं। तो हाउ कैन दिस ट्रस्ट, ये जो विश्वास का रिश्ता है, ये खाकी वर्दी और आम आदमी में कैसे बढ़ाया जाए? पुलिस का जो एक आदर्श स्थिति जो हो सकती है, ये हो सकती है कि एक अच्छे आदमी के प्रति पुलिस एक फूल से भी ज़्यादा कोमल हो, और जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो अपराधी हैं, उनके प्रति पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हो। जहाँ तक एक कहीं ना कहीं विश्वास की कमी का प्रश्न है, इसके बारे में अगर हम देखें तो हर समाज के अनुसार पुलिस अलग अलग है। जिस समाज की जैसी वहाँ पे सामाजिक स्थिति है, क्योंकि जो व्यक्ति एक समाज में रहता है 10 साल, 15 साल, 20 साल तक, वो पुलिस की जो वर्दी पहनता है, तो उससे अचानक अपने को पूरी तरह अलग नहीं कर सकता। लेकिन अगर कहीं भी समाज में बढ़ाने के लिए जो प्राथमिक जरूरत है एक पुलिस और समाज के बीच में, वह संवाद है। संवाद स्थापित करें, उसमें हम लोगों से अगर हम प्रतिदिन मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके बीच में जाके जन संवाद जैसे कार्यक्रम करते हैं। अगर मैं अपने यहाँ की जिक्र करूँ तो हमारे यहाँ लोग प्रतिदिन लोगों से मिलना होता है। एक्सेसिबिलिटी पुलिस की काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे जन संवाद जैसे कार्यक्रम होते हैं, लोग जा कर के जनता के बीच में, उनके बीच में, गाँव में, नज़दीकी थानों में पहले से प्री अनाउंस करके, पहले से बता करके वहाँ पुलिस जाती है, लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता का एक भरोसा, जब आप कार्रवाई करते हैं, सिर्फ कहने से नहीं, कार्रवाई करने से जब उनको परिणाम दिखेगा, तब उनका भरोसा पुलिस पे कहीं ना कहीं बढ़ेगा और बढ़ रहा है। पुलिस कर्मी का जो माइंडसेट है, इसमें क्या चेंज आना चाहिए? पुलिस के भी मन में ये होना चाहिए कि जो सामने का व्यक्ति है, इसके लिए जो काउंसलिंग है, जो रिफ्रेशर कोर्सेज पुलिस में आयोजित हो रहे हैं, लगातार पुलिस को ट्रेंड किया जा रहा है इसके लिए। बीच बीच में अभी ड्यूटी के आवर्स में भी बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से संशोधन हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम के दबाव से चिड़चिड़ा हो रहा हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा हो, और उसके स्वभाव की जो परिणति है, स्वभाव का जो अंतिम परिणाम जो है वो जनता को झेलना पड़ रहा हो। उसके लिए भी अध्ययन हुए हैं, उनके लगातार रिफ्रेशर कोर्स किए जा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में नई बीट प्रणाली लागू की गई है, जिसमें कि काम के घंटों को काफ़ी अभी उसमें कमी आई है, लोगों को छुट्टियां मिलने लगी हैं, और उससे एक पुलिस में एक सकारात्मक माहौल बना है। और कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति फिट रहे, अगर कहीं ना कहीं वो खुद अच्छे मानसिकता में, तभी वो दूसरों को ज़्यादा उस तरह की खुशी और उस तरह से सही तरीके से उसकी मदद कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति खुद चिड़चिड़ा हो, खुद असंतुष्ट हो, खुद दुखित हो, तो वो बाहरी चीज़ों में कहीं ना कहीं उसके स्वभाव में, उसके व्यक्तित्व में वो सारी चीज़ें परिलक्षित होगी। पुलिस की नौकरी को एक अपॉर्चुनिटी समझा जाए कि ये कुछ करने के लिए मौका है, तो ये माइंडसेट लाने के लिए हमें जो अपना सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, किस किस्म के लोगों को इस फोर्स में आना चाहिए? एक जीवन पद्धति है
एक पुलिसिंग को हम माने, एक सामाजिक सेवा का एक दूसरा रूप है। आप सोसाइटी की जितनी मदद कर सकते हैं। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ एक 6 माह की बच्ची का अपहरण हो गया। पूरी पुलिस फोर्स काफ़ी उसमें परेशान रही। दिन में 1 बजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाके से एक 6 माह की बच्ची का दिन दहाड़े कोई उठा के घर से ले गया। पूरा पुलिस फोर्स लगातार 10 दिनों तक परेशान रही। उसमें जब इस तरह की चुनौतियां आती हैं तो आपको सिर्फ वही अपराध दिखता है जो इस तरह के घटनाक्रम के पीछे हो सकता है। 10 दिन बाद जब परिणाम आया तो बड़ा ही चौंकाने वाला था। उस बच्ची को उसके ही माँ ने मार करके और उसको फेंक दिया था, और खुद वही कंप्लेनेंट थी, वो उसकी माँ थी। पुलिस पर इन चीज़ों के लिए शक करने का कोई कारण नहीं था। उसके बाद एक 4 साल की बच्ची का अपहरण हो जाता है, और उसमें पुलिस फोर्स ने उसमें 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग आती है। लेकिन उसमें पुलिस लगने के बाद 4 घंटों के अंदर पुलिस ने बच्ची को भी लाया, उसकी सकुशल पहुंचाया, अपराधियों को भी पकड़ा। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जब आप इस तरह की घटनाओं को बचाते हैं, एक सुखद परिणाम तक ले जाते हैं, आपको जो एक आंतरिक खुशी होती है, आंतरिक जो प्रसन्नता होती है, एक जो संतुष्टि होती है अपने कार्य के प्रति, वो अन्य किसी सेवा से आप प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो फिल्में कहीं ना कहीं सामाजिक माइंडसेट को परिलक्षित करती हैं, उसको अभिव्यक्त करती हैं। पहले की फिल्मों में पुलिस को एक परिहास का केंद्र माना जाता था जी। उसको व्यंग्य का एक साधन माना जाता था। लेकिन हाल के दिनों में देखें तो पुलिस पर गंभीर फिल्में भी बनी हैं, गंभीर सोच भी हैं। आप अगर देखें तो पुलिस की जो प्रोएक्टिव पुलिसिंग के जो बहुत सारे साधन हैं, चाहे परामर्श केंद्र हों, चाहे अलग अलग जगहों पर रक्षा समितियां हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से, इसके कारण पुलिस और जनता के बीच में संवाद बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, उनके बीच में बंधन बढ़ा है, और कहीं ना कहीं पुलिसिंग भी सशक्त हुई है। हरिनारायण जी, निजी स्तर पे आपको क्या इंस्पायर करता है? आपके सामने पुलिस में प्रतिदिन चुनौती है, हर घटना आपके लिए चुनौतीपूर्ण है। जब इस तरह की चुनौती को जब आप सुलझाते हैं, कुछ दिन का समय होता है जब आप चुनौती से जूझ रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि और कुछ नहीं दिखता, आप थोड़ा सा तनाव में भी रहते हैं, चुनौती आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है। लेकिन जब आप उसका एक उचित समाधान निकालते हैं तो उस समय जो खुशी होती है, जो आपको संतुष्टि होती है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रतिफल होता है। उसी में आपको पूरा इनाम मिल जाता है जो आप उसको एक सही मुकाम तक उस पूरे घटना का जब पटाक्षेप करते हैं। युवा जब भी कई फोर्स में आता है कहीं, तो वो बदलाव लाना चाहता है, तो हाउ ओपन इज द पुलिस टू चेंज? हाल के दिनों में देखेंगे तो पुलिस में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। इवन आज़ादी के समय का अगर हम जिक्र करें तो इंपीरियल पुलिस जो थी, उसको इंपीरियल पुलिस में आज़ादी के बाद उसमें इंपीरियल शब्द को हटाया गया और उसमें सर्विस शब्द जोड़ा गया, इंडियन पुलिस सर्विस उसको बनाया गया। उद्देश्य ये था कि जनता की उसमें कहीं ना कहीं जनता से जुड़ने की बात थी, जो कि पहले के समय में नहीं थी रहती थी। पुलिस ने नए चुनौतियों के प्रति अपने को सजग किया है। जैसे कि मैं कुछ चीज़ों का जिक्र, जैसे कि विवेचना है, विवेचना में अब डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए जैसे तकनीक का उपयोग हो रहा है। BEOS तकनीक, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर जैसे आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। आधुनिक समझ में अब जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है वो साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम में अपराधी जो है बड़े चालाक होते हैं। पहले भौगोलिक सीमाएं होती थी अपराधों की, हर अपराध का क्षेत्र होता था कि उस सीमा में क्राइम होगा, उस थाने में उसका इन्वेस्टिगेशन होगा जी। लेकिन हाल के दिनों में जो साइबर क्राइम है उसने भौगोलिक सीमाएं और जो विवेचना की जो सीमाएं हैं तोड़ दी हैं। अब एक बैठा हुआ, एक नाइजीरिया में बैठा व्यक्ति जबलपुर के आदमी को शिकार बना सकता है, कोई चेन्नई में बैठा आदमी किसी दूसरे जगह के व्यक्ति को लूट सकता है। और कहीं ना कहीं साइबर क्राइम की इतनी घटनाएं आती हैं, अगर हम जिक्र करें तो पिछले सालों और इस सालों में तो लगभग 25 से 30% औसतन वृद्धि हुई है इस तरह के मामलों में। पुलिस को भी अपनी जो परंपरागत पद्धति है, परंपरागत जो पूछताछ की पद्धति है, अब उससे इन तरह की चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। एक ऐसे गैंग का भी हम लोगों ने अभी पर्दाफाश किया, ऐसे जो बेंगलोर से उसका मुख्य सेंटर था, और उसमें जो साइबर क्रिमिनल्स थे वो दूर बैठे हुए लोगों के कहीं ना कहीं उनके जो पैसे होते थे, यानी कि जो टिकट बनाते हैं या किसी तरह का अगर उनका रिफंड नहीं हुआ, उसको वापस दिलाने की बात करके उससे बहुत सारी जानकारियां लेते थे, उसको अपनी वेबसाइट पे ले जाते थे और बहुत सारी जानकारियां भरवाते थे। व्यक्ति को लगता था कि हम वो साइट भी थी, वो गवर्नमेंट की साइट जैसी दिखती थी और ऐसा लगता था पहले नज़र में कि कोई ऑथेंटिक साइट है। व्यक्ति सारी जानकारियाँ भर देता था और जानकारी भरने के साथ ही वो सारी जानकारी जैसे सबमिट किया जाता था पूरी जानकारी को, वो सारी जानकारी सामने वाले के कंप्यूटर में पहुंच जाती थी। उसके बाद वो OTP कोड के लिए उस व्यक्ति के अकाउंट से जाकर के मोबाइल नंबर चेंज कर देता था और उसके बाद अगले ही क्षण उसके सारे पैसे हैक हो जाते थे।
तो ये साइबर क्राइम काफ़ी उच्च तकनीक का था। इसके साथ ही साथ वो की लॉगर इंस्टॉल हो जाता था उस व्यक्ति के जिसने जिस कंप्यूटर से उस साइट को एक्सेस किया है। तो इस पद्धति से इसको हम लोगों ने पिछले लगभग 1 महीने तक लगातार इसमें कोशिश की और वो फाइबर क्रिमिनल्स पकड़े गए। उनसे सारे उन्होंने 100 से ज़्यादा ऐसी वारदातें अलग अलग जगहों पे की थी। इन सब चीज़ों के लिए वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता है। उन चीज़ों को करने के लिए पुलिस भी बिल्कुल तैयार है और वो भी अपनी तकनीक में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से जूझने की जो क्षमता है उस तकनीक की बात हो, या कहीं ना कहीं अगर इस तरह के इन्वेस्टिगेशन की बात हो, महिलाओं से संबंधित अपराध की बात हो, पुलिस ने हर क्षेत्र में नए वातावरण, नए चुनौतियों के अनुरूप अपने को तैयार किया है। एक नागरिक होने के नाते आप एक कैसी पुलिस फोर्स चाहेंगे, विजन क्या है? और एक पुलिस अफसर होने के नाते आप एक कैसी पुलिस फोर्स चाहेंगे? एक नागरिक होने के नाते मैं चाहूँगा कि पुलिस हमें एक सबसे नज़दीकी दोस्त के रूप में दिखे। जिस तरह हम बीमार पड़ते हैं बेझिझक हॉस्पिटल में जाते हैं, उसी तरह अगर हम परेशान हों, कहीं किसी समस्या से जूझ रहे हो, तो बेझिझक अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं। एक पुलिस के रूप में अगर मैं देखूंगा तो हम चाहेंगे कि पुलिस फोर्स जो हो एक बिल्कुल ऐसी पुलिस फोर्स हो जो जनता के प्रति एक बेहतर हो, जनता के प्रति हितैषी हो, और साथ साथ वो अनुशासित हो और प्रोफेशनली बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो, और साथ ही साथ एक सकारात्मक ऊर्जा से काम करे जी। और सकारात्मक ऊर्जा के लिए आवश्यक है कि हेल्थ के रूप में पुलिस की एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो आंतरिक चुनौती है कि पुलिस कर्मियों की जो फिटनेस है वो अच्छी नहीं रहती है। कई उनकी चुनौतियों के कारण, उनके आंतरिक तनाव के कारण मैं चाहूँगा कि जो पुलिस फोर्स हो वो बिल्कुल फिट हो, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क हो, उनको सही रूप में ले और सकारात्मक ऊर्जा से उत्प्रोत हो। हरिनारायण जी, आप अपनी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे कार्यक्रम में लाए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।